उनका कौन सा भाईचारा है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, ये भाईचारा है। ब्राह्मणों के अंदर अगर दम है वो केवल बोल रहे हैं। हम लोग 24 सितंबर को आ रहे हैं, ब्राह्मणों की आबादी 3.5% है। कौन धमकियां देता है? धमकियां वो देता है जो कमजोर होता है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान में सभी लोगों को सिटीजन ऑफ इंडिया का जो अधिकार दिया है, क्या वो संविधान को जलाने के लिए अधिकार दिया? क्या भारत के संविधान को बदलकर मनुस्मृति को लागू करने का अधिकार दिया है? ब्राह्मण प्रशासक को अगर लग रहा है हम गलत थे तो वो लोग हम पर केस कर सकते थे, हमको नोटिस दे सकते थे, हमारे खिलाफ एफआईआर कर सकते थे। आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मणों को हमने उसी दिन हराया जिस दिन ब्राह्मणों ने प्रशासन का साथ लेकर हमको रोकने का प्रयास किया। आरएसएस बीजेपी के द्वारा सत्ता का नाजायज तरीके से इस्तेमाल करके मौर्य और बुद्ध की विरासत पर, अर्थात मूल निवासियों की विरासत पर जो कब्जा किया जा रहा है, उस दिन वो आंदोलन हो रहा है। और जिस दिन बीजेपी गवर्नमेंट G20 शिखर सम्मेलन करने जा रहा है, उस दिन हम भारत बंद कर रहे हैं, ताकि दुनिया के लोगों को पता चले कि ये सब ठीक ठाक नहीं। सभी साथियों को जय भीम जोहार। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए प्रोफेसर विलास खरास सर, जिनका कार्यक्रम अभी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से बनारस में कार्यक्रम होना था, जिस कार्यक्रम को प्रशासन ने रात को 1 बजे निरस्त कर दिया। उसी सिलसिले में हम बात करेंगे। सर, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप लोगों का कार्यक्रम सर, देखा जा रहा है कि आपके वामसेव के कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में रोका गया, हरियाणा में कार्यक्रम को रोका गया और अभी बनारस में कार्यक्रम को रोका गया। क्या लगता है कि आप लोगों के कार्यक्रम ऐसे पाबंदी लगती रहेगी? ये हमारी जीत है। हम जो बात हमारे लोगों को बताना चाहते हैं, तो हमारी बोली में अब गोली का दम आ गया है और हमारी बात उनको चुभने लगी है, तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया, तो अब उनको भुगतना भी पड़ेगा। अब देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है और 1 लाख लोग 24 सितंबर के दिन बनारस के कलेक्ट्रेट पर लेकर जा रहे हैं। तो जो कुछ हजारों लोगों तक वो मैसेज जा रहा था, वो एक सम्मेलन था, अब उसको क्राउड बेस्ड कार्यक्रम हो गया और 5 चरणों में चरणबद्ध आंदोलन हो रहा है। तो इसको हम हमारी शक्ति बढ़ाने का और हमारे लोगों को राष्ट्रव्यापी स्तर पर इकट्ठा करने का ब्राह्मणों ने हमको अवसर दिया, ऐसा हम मानते हैं। जी, ब्राह्मणों का आरोप रहता है कि आप लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और समाज में भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कौन सा भाईचारा फैला रहे? उनको पहले ये बताना होगा उनका कौन सा भाईचारा है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, ये भाईचारा है। ब्राह्मणों में मानवीयता कहाँ है? उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े हत्या होती है, यहाँ तक खबरें आती है कि रामायण सुना इसलिए मार दिया गया। क्या भाईचारा है? जी, अभी आप लोगों को धमकियां मिल रही हैं, काफ़ी वीडियो आपके पढ़ रहे हैं तो उसमें कमेंट आ रहे हैं कि बनारस में आके दिखाइए। तो ब्राह्मणों के अंदर अगर दम है तो केवल बोल रहे हैं। हम लोग 24 सितंबर को आ रहे हैं, ब्राह्मणों की आबादी 3.5% है। कौन धमकियां देता है? धमकियां वो देता है जो कमजोर होता है, जिसको डर लगता है कि अब मेरे हाथ से सब निकल रहा है, तो उनको धमकियां लगता है। हमको जब पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है ब्राह्मण धमकियां दे रहे हैं, ब्राह्मण गालियां दे रहे हैं, तो हमें खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है कि वो गालियां नहीं है, हमारे ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। खुद उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब मैं अखबार पढ़ता हूँ और मेरे बारे में जब मेरे विरोधी लोग गालियाँ देते हैं, तब मैं खुश होता हूँ और मैं कहता हूँ तीर निशाने पर लगा है और मेरा काम सही चल रहा है। मगर जिस दिन मेरे दुश्मन मेरी स्तुति करने लगते हैं, तारीफ करने लगते हैं, तब मैं मेरी कार्य की समीक्षा करता हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं हुआ हूँ। तो हमें ब्राह्मण से हमारी वो तारीफ करे, हमें कोई अवार्ड रिवॉर्ड दे, इसकी अपेक्षा नहीं है। अभी आप लोग जिस तरह विरोध कर रहे हैं, आप लोग डीएनए का मामला उठाते हैं, डीएनए के मामले में आप बताते हैं कि ब्राह्मण विदेशी, लेकिन भारतीय संविधान तो कहता है इस देश के नागरिक हैं। तो कैसे आप बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो बाहर से आए हुए लोग? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में
सभी लोगों को सिटीजन ऑफ इंडिया का जो अधिकार दिया है, क्या वो संविधान को जलाने के लिए अधिकार दिया? क्या भारत के संविधान को बदलकर मनुस्मृति को लागू करने का अधिकार दिया है? ब्राह्मण विदेशी है, ये बात 1950 में कोई डीएनए साइंस नहीं था, तब एंथ्रोपोलॉजी था, तब साइंस का एक एडवांस था एंथ्रोपोलॉजी। अब हमारे समय का मुद्दा है डीएनए। ब्राह्मणों ने खुद माना है, तिलक ने माना है ब्राह्मण विदेशी है, सावरकर ने माना ब्राह्मण विदेशी है, गांधी ने खुद लिखा है ब्राह्मण विदेशी है, नेहरू ने डिस्कवर ऑफ इंडिया में लिखा ब्राह्मण विदेशी है, होलगा से गंगा में लिखा ब्राह्मण विदेशी है, बल्कि राहुल सांकृत्यायन की एक किताब है ऋग्वेदिक आर्य, उसमें सारा वर्णन है कि ब्राह्मण कैसे गोमांस भक्षी थे, कैसे जंगली थे। तो उस समय जो विज्ञान डेवलप था एंथ्रोपोलॉजी, उसके आधार पर ब्राह्मण विदेशी हो गए थे। उस समय नाक की ऊंचाई को मापा जाता था, ये जो ऊपरी हिस्सा है हेड का, वो कितना चौड़ा है, कितना गोलाकार है, कितना लंबा है, वो एंथ्रोपोलॉजी के मापदंड थे। नाक की साइज पर, आपकी ऊंचाई की साइज पर, इसके आधार पर माना जाता था। अब डीएनए के आधार पर माना जा रहा है ब्राह्मण विदेशी है। अब देखो, ब्राह्मणों का डीएनए का नाम है R1A1 और भारत के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी अर्थात मूल निवासी बहुजनों का डीएनए ग्रुप का नाम है L3MN। अब दो भिन्न नाम है कि नहीं? लेकिन अभी प्रोफेसर दिलीप मंडल जी का ट्वीट आता, आपने शायद पढ़ा भी होगा, वो बता रहे हैं कि सबको समान नागरिक का यहाँ पर दर्जा दिया गया, तो कोई विदेशी इस देश में नहीं है। मैं मंडल जी जिनका वकालत कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। पहले हम मंडल के पहले वो जिनकी वकालत कर रहे हैं उनका पक्ष देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, तब मंडल भी अपना फैसला बदले, या फिर उनके साथ है तो उनके साथ हो ऐसा डिक्लेयर करें। फरीदाबाद में सन 2008 में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का गुप्त मीटिंग हुआ और महाराष्ट्र ATS ने 48 ऑडियोज और वीडियोज उनके लैपटॉप में जब्त किए थे और उनके फ़ोन टैपिंग किए थे। तो उसमें फरीदाबाद की मीटिंग का हवाला देकर मैं कहना चाहता हूँ, जो ब्राह्मणों की वकालत करते उनके लिए, कि ब्राह्मण पुरोहित ने निजी मीटिंग में मान्य किया। क्या मान्य किया? अक्टूबर 2008 में, दिस नेशन, उसने कहा वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। यानी लेफ्टिनेंट पुरोहित डायरेक्टली कह रहा है कि भारत देश ब्राह्मणों का नहीं है, इसलिए भारत के संविधान को मानना नहीं है और समस्त भारतीयों के खिलाफ और संविधान के खिलाफ हमें काम करना है। उसके पास उत्तर प्रदेश का एक टेररिस्ट आदमी था जिसका नाम है रमेश उपाध्याय, उसने कोर्ट में यह भी डाला था 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से खड़ा भी रहना चाहता और न्यायपालिका के लोगों ने इसके बारे में विचार किया था। फिर रमेश उपाध्याय ने पुरोहित को पूछा कि भारत में बम ब्लास्ट करने का मकसद क्या है, तो उसने कहा यह हमें प्रोपेगेंडा करना है कि भारत का संविधान लचीला है, इसके कारण आतंकवादी बाहर से भारत में आ रहे और बम ब्लास्ट कर रहे, ये माहौल क्रिएट करना है, संविधान बदलने के लिए जो जनमानस बनाना है उसके लिए हम बम ब्लास्ट कर रहे हैं। फिर एक उत्तराखंड का सिंह था, उसने उसको पूछा फिर हमारा ये संविधान अगर रद्द कर दिया गया तो भावी संविधान हमारा कौन सा होगा? तो पुरोहित ने जवाब दिया कि 14 श्रुति स्मृतियां हैं, उसको जोड़कर हम बना लेंगे, नहीं तो हमारे पास मनुस्मृति, हम उसको माध्यम करके करेंगे। तो उसने कहा हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें ब्राह्मण राष्ट्र चाहिए, प्रोपेगेंडा हम हिंदुत्व का करेंगे। तो जो ATS के प्रमुख ने उनके लैपटॉप पकड़े और उसके अंदर वो जो उनकी टॉकिंग हुई उसके आधार पर RSS के संबंधित जो ब्राह्मण थे उनके ऊपर केवल बम ब्लास्ट का केस दर्ज नहीं हुआ, तो उनके ऊपर संविधान बदलने की साजिश
देश के अंदर अराजकता पैदा करना, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मैं ये संदर्भ देकर बताना चाहता हूं कि कोई भी ब्राह्मण इस देश के साथ वफादार हो, उसका नाम बताया जाए। सिंगल ब्राह्मण, वो तो देशद्रोही कार्य में जुड़े हुए हैं। और जो लोग बम ब्लास्ट करने में शामिल थे, आज उनको रिहा कर दिया गया। कोई सभ्य ब्राह्मण है कि इनको रिहा क्यों किया गया, ऐसा दलील देता हो? तो ये है ब्राह्मणों का संविधान की कॉपी जलाया। मध्य प्रदेश में देखा गया, पेशाब करने के बाद आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब किया, उसके बाद ब्राह्मण समुदाय के समर्थन में आया, पैसा दिया, लेटर पैड पर मौजूद है, पैसा दिया। तो ब्राह्मणों में नैतिकता नहीं है, वो किसी सिद्धांत या नैतिक बातों का खुलकर समर्थन नहीं करता, बल्कि समस्त ब्राह्मण प्रजाति के लोग नाटक जरूर कर सकते हैं। अगर विद्रोह फैल गया तो उस विद्रोह को कुंद करने के लिए, उस विद्रोह को दबाने के लिए प्रगतिशील ब्राह्मण का चोला पहनते हैं। तो ये एक मामला है। दूसरा, ये जो आपने दिलीप मंडल जी का जिक्र किया है, दिलीप मंडल जी ब्राह्मणों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो उनको डीएनए का जानकारी नहीं है। वो हमारे कार्यकर्ता से डीएनए का जानकारी ले ले। अगर जानकारी नहीं तो हम उसको डीएनए के संबंध में जानकारी देने के लिए तैयार है। मगर सवाल है, वो कोई आंदोलन करता नहीं है। सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों के खिलाफ लिखना और मैदान में उतरकर ब्राह्मणों को चुनौती देना और ब्राह्मणवाद को रगड़ने के लिए संगठित शक्ति का प्रयास करना, ये दो भिन्न बात है। तो दिलीप मंडल जी के द्वारा ब्राह्मणों का खुलकर जो समर्थन किया गया, तो उसके दो अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ कि जो इंडिविजुअल या आइसोलेट जो काम करते हैं उनको दबोचा जाता है, उनको डराया जाता है और डराकर इस्तेमाल किया जाता है। उनकी पोस्ट से जो भिन्न भिन्न अर्थ निकाल रहे हैं, ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि उनको डराया जा रहा है, या हो सकता है ब्राह्मणों के द्वारा उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके ही समर्थक लोग आज बोल रहे हैं कि शायद उनको कोई पुरस्कार चाहिए या कोई पद की लालसा है, हो सकता है। आपका जो कार्यक्रम रद्द किया गया, उसमें आपका जो किताब छपने वाला था या जो प्रकाशन होने वाला था, काशी मथुरा किसकी, विवादों में रहा। वहाँ पर इसी कारण प्रशासन द्वारा बताया गया कि ये जो मुद्दा था, इसी कारण वह कार्यक्रम रद्द किया गया। तो ये किताब मैंने इसीलिए मंगवाया ताकि आपके चैनल के दर्शकों को भी ये दिखाया जाए कि ये देखिए, काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की। ये हमने लगभग 500-525 पेजेस की ये किताब हमने प्रकाशित कर दी है। अब ये मामला मेरे लेवल का नहीं रहा अभी, ये अब मामला आम हो गया है और आज इसका प्रकाशन हो गया। आज ये उत्तर भारत में डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया और लगता है थोड़ी देर में पता भी चलेगा कि लास्ट कॉपी तक चली गई है। इतनी खचाखच गर्दी थी, इतने खचाखच लोग आए थे। तो ब्राह्मणों को अगर डर है, सच्चाई से है। और तथागत बुद्ध ने एक सही वचन कहा था कि चांद, सूरज और सच ज़्यादा देर तक ढके नहीं रह सकते। अगर हम गलत हैं, उन ब्राह्मण प्रशासक को अगर लग रहा है हम गलत थे, तो वो लोग हम पर केस कर सकते थे, हमको नोटिस दे सकते थे, हमारे खिलाफ एफआईआर कर सकते थे। हम खुद चाहते थे कि वो हमारे खिलाफ एफआईआर करे, क्योंकि हमें फिर अवसर मिलेगा कोर्ट में जाने का, पार्टी बनने का, हमारा पक्ष रखने का, कि हम किस आधार पर कह रहे हैं कि ये हमारा है। तो ब्राह्मण लोग हमसे युक्तिवाद करने में टिकने वाले नहीं हैं। वो जो बातें बोल रहे हैं वो बेबुनियाद बातें हैं। हमारी बात को अगर खारिज करना है तो वो जो दुबे, चौबे, पांडे, वो जो मिश्रा जो अनशन कर वहाँ ब्राह्मणों को इकट्ठा करके हिंसा करने की अपील कर रहा था, तो इससे तो साबित होता है कि ब्राह्मण लोगों में लड़ने की, वो अपने आप को पंडित नाम लगाते। ब्राह्मण लोग उत्तर भारत में, हमारे बहुजन लोग भी ब्राह्मण को पंडित कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि ब्राह्मणों से गधे पंडित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें तो कम से कम कोई शालीनता हो। ब्राह्मणों में कौन सी शालीनता है? हिंसा करने का अपील दे रहा है नागेश्वर मिश्रा।
तो ये कह के उसने एक अच्छा काम किया कि ब्राह्मण लोग शालीन नहीं होते, ब्राह्मण लोग हिंसक होते, हिंसा के द्वारा ही तो उन्होंने बौद्ध स्थलों पर कब्जा किया। आज क्या है, गुंडागर्दी के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जजेस को मैनेज करके कब्जा किया जा रहा है, ब्लैकमेल करके कब्जा किया जा रहा है। और ब्राह्मण लॉबी जो है प्रशासन की, वो और बाहर के ब्राह्मण लोग इकट्ठा करके हमारी बात को रोक रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मणों को हमने उसी दिन हराया जिस दिन ब्राह्मणों ने प्रशासन का साथ लेकर हमको रोकने का प्रयास किया। तो हमें खुशी हुई है, वो खुशी हो रही है कि अब हम लोग बहुत आगे तक चले गए। वो धमकी देते हैं, वो प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं, तो अब हम उनसे कोसों दूर आगे गए। अब हमने ब्राह्मणों को पीछे छोड़ दिया है। अभी जो आपने एक ऐलान किया हुआ है कि 1 लाख लोगों का मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय पे बनारस में लेके जाएंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं बहुजन समाज के लोगों को? हमारे महापुरुषों ने त्याग कुर्बानी देकर हम लोगों को अधिकार दिया। संविधान जो मिला वो फुले शाह अम्बेडकर के 108 साल के लगातार आंदोलन का नतीजा है। कांग्रेस के द्वारा चलाए गए तथाकथित आजादी के कारण संविधान नहीं बना, हमारे पुरखों ने जो आंदोलन किया उसका रिजल्ट है भारत का संविधान। और उसमें जो आर्टिकल 19 है, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, संविधान के दायरे में रहकर संगठन चलाने की जो आजादी, ये जो फंडामेंटल राइट को रोक रहे हैं, ये हमें नहीं रोक रहे, ये संविधान को रोक रहे हैं। ऐसा ही मामला हुआ था हरियाणा में 26 जून को। तो हमने वहां से ऐलान किया कि हम लोग भीमा कोरेगांव, दूसरा भीमा कोरेगांव नहीं होने देना चाहते, मगर मोहन भागवत की अगर इच्छा होगी दूसरा भीमा कोरेगांव करने की, तो वो इच्छा भी हम पूरा कर सकते हैं। मगर हम संविधान को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जो बड़ी कुर्बानी वो भी देने के लिए तैयार है। तो हम 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के मुख्यालय पर गए, तब मोहन भागवत की बोलती उल्टी बोलना शुरू हुआ। पंडितों को जाति व्यवस्था का निर्माता बताया, प्रायश्चित लेने का कहा। उस समय प्रायश्चित लेने के लिए कह रहा था, अब बनारस में आकर प्रायश्चित क्यों नहीं ले रहा है? अगर उस समय वो सही था, प्रायश्चित लेने की अगर बात कर रहा था, तो वो केवल बोल थे। लेकिन अभी बनारस में देखा जा रहा है कि मोहन भागवत जी आ रहे हैं और 22 से 24 तारीख के बीच में उनका कार्यक्रम रखा हुआ है बनारस में। अब हम क्रिया कर रहे हैं, ब्राह्मण प्रतिक्रिया कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है, अब वो सम्मेलन करे या कुछ करे, मगर 24 सितंबर के दिन लाखों का मोर्चा लेकर जा रहे हैं और पूरे भारत भर में आरएसएस बीजेपी के द्वारा सत्ता का नाजायज तरीके से इस्तेमाल करके मौर्य और बुद्ध की विरासत पर, अर्थात मूल निवासियों की विरासत पर जो कब्जा किया जा रहा है, उस दिन वो आंदोलन हो रहा है। और जिस दिन बीजेपी गवर्नमेंट G20 शिखर सम्मेलन करने जा रहा है, उस दिन हम भारत बंद कर रहे हैं, ताकि दुनिया के लोगों को पता चले कि ये सब ठीक ठाक नहीं है, बल्कि बीजेपी के लोग गुंडे लोग हैं, लोकतंत्र को न मानने वाले लोग हैं। उनको कैसे ठिकाने लाना पड़ता है ये हमको मालूम है। 6 अक्टूबर को मोहन भागवत ने खुद देख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ थे विलास खरास सर, जिनका कार्यक्रम रद्द हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।